नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक साउंड। तो सबसे पहले हम इसमें अंदर पढ़ते हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड आखिरकार होता क्या है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच आवर ईयर्स आर अबेल टू हेयर समथिंग। अब जो भी हम सुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम साउंड ही सुनते हैं। तो होता क्या है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम अपने कानों से सुन सकते हैं, ठीक है। वन कैन नॉट क्रिएट साउंड और डिस्ट्रॉय इट। कोई साउंड को बना नहीं सकता, कोई साउंड को ख़त्म नहीं कर सकता, बट वन कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अ साउंड एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है, हम साउंड को एक एनर्जी के अदर फॉर्म से ले सकते हैं। अगर मैं स्कूल की बेल को रिंग करूँ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई भी डंडा मारना पड़ेगा स्कूल की बेल पे। तो उससे क्या होगा, मैंने अपने वर्क किया तो एनर्जी मेरी बॉडी से ट्रांसमिट होकर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। किसके थ्रू? बेल के थ्रू। इसी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एनर्जी का फॉर्म साउंड एनर्जी में फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कि अलग एनर्जी के फॉर्म से हमें साउंड एनर्जी मिल रही है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ सेल फोन रिंग्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। जैसे हमारा फ़ोन जब बजता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है साउंड एनर्जी के अंदर, तभी हमारा फ़ोन बजता है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू वेव्स के ऊपर कि वेव्स क्या होती हैं ये सब। तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन और अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, रबर क्रॉक ऑन वाटर गोज अप एंड डाउन व्हेन अ क्रॉक फॉल्स इन द वाटर क्रिएट्स अ रिपल। मतलब अगर यहाँ पे कुछ मैं एक पार्टिकल पत्थर रख दूँ या फिर एक रबड़ का कोई टुकड़ा रख दूँ, तो जब यहाँ पे मैंने पत्थर मारा तो देखेंगे कि ये ऊपर नीचे ऐसा खिसकेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ये पार्टिकल, क्योंकि कभी ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर नीचे इस तरह करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी इस तरह की वेव बना रहा है। जैसे मैंने पानी के अंदर देखना है, ये मुझे यहाँ पे पानी वेव्स बनती नज़र आ रही हैं। तो वेव क्या हुआ, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकता है और एनर्जी को कैरी कर सकता है, ठीक है, किस विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कोई पार्टिकल का मूवमेंट भी नहीं होगा और एनर्जी कैरी भी होके चली जाएगी। जैसे लाइट भी एक वेव का ही फॉर्म है। अगर मैं देखूँ कि मीडियम में यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं मीडियम के अंदर मेरे पास। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल इकट्ठे होंगे, फिर थोड़े दूर होंगे, फिर दोबारा से इकट्ठे होंगे, फिर थोड़ा पार्टिकल यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पार्टिकल एक साथ इकट्ठे होंगे। तो इस तरह से फिर यहाँ से एनर्जी का ट्रांसमिट होता रहेगा इस तरह से पार्टिकल का नेट मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू? पार्टिकल्स के थ्रू। और किस द्वारा? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये कोई और फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब किस फॉर्म में हो सकता है तो ये भी देख लेते हैं एक बार कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकता है या वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी हो सकता है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर का तो भी हमने एग्जांपल देख लिया कि एयर के पार्टिकल्स में किस तरह प्रेशर का वेरिएशन करके एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कैसे होगा कि अगर यहाँ से मैं एक रस्सी पकड़ूँ और ये कोई इतनी लंबी रस्सी है, अगर यहाँ से इसको मैं ऐसा हिलाऊँ रस्सी को एक बार, ठीक है, तो मैं क्या देखूँगा, ये जो पूरी रस्सी है वो इस तरह से पूरी हिलती चली जाएगी। ये क्या हुआ, पूरा एनर्जी का फ्लो हुआ। अब आते हैं पार्टिकल मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स के ऊपर कि पार्टिकल ऑफ मोशन मैकेनिकल वेव्स का क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि ट्रांसफ़र वेव्स। तो पार्टिकल मोशन इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दिस टाइप ऑफ वेव इज़ मैकेनिकल वेव लाइट एंड मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर हो किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र वेव, ट्रांसवर्स वेव। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देखूँ ट्रांसफ़र वेव का कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑफ मोशन क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल ऑफ मोशन, यहाँ पे अगर मैंने कोई पार्टिकल कंसिडर किया तो पार्टिकल ऑफ मोशन ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। ये जब तक ये वेव प्रोड्यूस होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो वेव का मोशन तो इस तरह से हो रहा है, वेव तो आगे जा रही है, लेकिन पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे ले लूँ तो एक समय बाद ये ऐसा नीचे आएगा, ठीक है, फिर कुछ देर बाद इतना यहाँ पे होगा, फिर कुछ देर बाद देखूँगा यहाँ पे होगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। इस तरह टू एंड फ्रो ऊपर नीचे करता रहेगा ये पार्टिकल। लेकिन वेव क्या हो रही है, वेव तो पूरा आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हो गई? ट्रांसफ़र वेव।
जिसमें पार्टिकल का मोशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर। तो पार्टिकल ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन बाय मींस ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन और एलोंगेशन। दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। साउंड वेव इन एयर, तो साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अभी किस तरह से ट्रैवल करती है, अगर स्प्रिंग है, अगर ऐसे मैंने इसको एक तरफ से इसको मैंने यहाँ से धक्का दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ तरह का कंप्रेशन आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़ा ये कंप्रेशन पूरे इस तरह फैलता चला जाएगा, धीरे धीरे करते 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 पास हो जाएगा कंप्रेशन। फिर यहाँ पे थोड़ा रेयर फ्रैक्शन आएगा, फिर यहाँ पे फिर कंप्रेशन आएगा। इस तरह से कंप्रेशन पूरी तरह पास करते 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 यहाँ से इस एंड तक पहुँचेगा, ठीक है, नेक्स्ट एंड तक पहुँच जाएगा, ये पूरे नेक्स्ट एंड तक पहुँचेगा। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ। और साउंड एनर्जी भी एक किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू साउंड वेव के ऊपर। साउंड वेव तो हमने पढ़ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। कोई भी साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे लेकिन लाइट होती है उसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। वो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड वेव जो होती है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ये हमने पढ़ लिया। द मैटर और द मटेरियल थ्रू विच द साउंड प्रोपोगेट इज कॉल्ड अ मीडियम, जिससे वो प्रोपोगेट करता है साउंड, उसको मीडियम बोलते हैं। व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन positions, it pushes a region of compressed air, creating a region of high pressure followed by a region of low pressure as the particle recreates to its mean position। ये मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वह मीन पोजीशन से वहाँ पार्टिकल जो होगा वो वाइब्रेट करता चला जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे इतने ऐसे पार्टिकल बने हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये दिख रहे हैं, अगर यहाँ से इसको वाइब्रेशन स्टार्ट किया है हमने मीन पोजीशन से, तो ये क्या होगा, पार्टिकल इस तरह से मीन पोजीशन वाइब्रेट करेगा। एक मुझे यहाँ रीजन में लेकर दोबारा से कंप्रेशन का, फिर एक मुझे यहाँ पे उसने इसको धक्का दिया तो यहाँ पे एक रियर फ्रैक्शन का मुझे बीच का रीजन मुझे कहाँ का मिल गया, रियर फ्रैक्शन का। फिर यहाँ दोबारा कंप्रेशन का रीजन मिलेगा, फिर दोबारा से यहाँ पे रियर फ्रैक्शन का रीजन मिलेगा, फिर यहाँ पे कंप्रेशन का रीजन मिलेगा, दोबारा से कंप्रेशन, फिर यहाँ कंप्रेशन, ठीक है। इस तरह से पूरा पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। अगर एयर में हम साउंड बोल रहे हैं तो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हमें यहाँ पे पूरा दिखता रहेगा, इस तरह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जो रेयर फ्रैक्शन है वो तो रीजन किसके हो गए, लो प्रेशर के, और हाई प्रेशर के रीजन जो हो गए वो कौन से हो गए, हाई प्रेशर के रीजन कौन से हो गए, जो कंप्रेशन के हैं, ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन के जो होगा वो होगा लो प्रेशर के रीजन। तो द साउंड वेव प्रोपोगेट्स बाय कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये हमने पढ़ लिया, ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। साउंड प्रोपोगेशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ प्रोपोगेशन ऑफ अ प्रेशर वेरिएशन इन मीडियम। अगर उस जो भी मैंने आपको पार्टिकल पूरा समझाया किस तरह से साउंड प्रोपोगेट करता है, अगर उसको एक पूरा वेव के फॉर्म में ला दें तो वहाँ कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक रीजन मुझे मिला कंप्रेशन का, कंप्रेशन बढ़ा, फिर एक रेयर फ्रैक्शन मिला, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से पूरा मिलता जाएगा अगर उसको ग्राफिकल तौर पे ला दें तो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो इतनी हाइट जो होगी वाली, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, और दो कंप्रेशन या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसी को कैसे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया डिस्टेंस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया प्रेशर। क्या हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं साउंड वेव के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड वेव का वेवलेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रोट्स और सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि वेवलेंथ क्या होती है, या तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर सक्सेसिव थ्रोट के बीच का डिफरेंस जो होगा, या तो फिर दो सक्सेसिव कंप्रेशन और दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस होगा। अब क्रेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन के रीजन, और रेयर फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रोट का रीजन, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें तो ये मुझे वेवलेंथ दिख गया, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब टाइम पीरियड क्या होगा वेव का, कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन को, अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मान लूँ, यहाँ पे फिक्स पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में एक फिक्स पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, मेरे पास है सपोज। तो क्या होगा, अगर मैंने बीच में यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट मान लिया, तो
अब इस पॉइंट से इस लाइन से गुजरने वाले में टाइम पीरियड वेव को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रिफ्रैक्शन यहाँ से जितनी देर में गुजरेंगे, यानी कि पूरी वेवलेंथ एक लैम्डा जितनी देर में यहाँ से गुजरेगा, उसी का हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोल देंगे। ठीक है, हम आते हैं फ्रिक्वेंसी के ऊपर कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है आखिरकार। तो द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितने नंबर हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के, हाँ एक सेकंड के अंदर, या फिर अगर टाइम की जो भी मैं यूनिट ले लूँ उस सेकंड के अंदर या उस टाइम के पर यूनिट टाइम के अंदर कितने मुझे रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने घड़ी स्टार्ट करी और उतनी देर के अंदर मैं चेक किया कि एक सेकंड होने के अंदर अंदर कितनी बार एक लाइन से मुझे रिफ्रैक्शन या फिर एक कंप्रेशन निकलता दिखा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्रिक्वेंसी बोलूँगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज, यानी कि सेकंड इनवर्स। अब हम आते हैं कि हमने स्पीड पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, फ्रिक्वेंसी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये तीनों आपस में जो है रिलेट कैसे होते हैं। ठीक है, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। तो मुझे क्या पता है कि ये रिलेशन मुझे मिलेगा कि v इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स फ्रिक्वेंसी, की स्पीड इक्वल्स टू, यानी कि वेव की स्पीड जो होगी वो इक्वल्स टू किसके होगी, लैम्डा टाइम्स फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 टाइम पीरियड के बराबर। यहाँ पे एक अपॉन में डिवाइड का साइन भी आएगा। ये क्या होगा यहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी। फ्रिक्वेंसी होती है 1/t के बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं एम्पलीट्यूड के ऊपर कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसका, डिस्टर्बेंस का मीडियम के अंदर, अगर मैं कोई भी एक तरफ लूँगा किसकी, मीन वैल्यू के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड वेव का क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। यानी कि एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कितना मीन ये पार्ट कितना होगा, इसका मैक्सिमम एक कोई भी साइड है तो ऊपर या नीचे, मीडियम में एक भी साइड अगर मैं लूँगा मीन वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना डिस्टर्बेंस का मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, एक तरफ, तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एज शोन इन द फिगर, वो द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी डेंसिटी और प्रेशर डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजिशन एंड क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या मुझे मिल गया, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये मैं समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पिच क्या होती है। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर, हर एक यूनिट टाइम के अंदर मुझे कितने कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा, पिच बोल दूंगा। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एक हाई पिच दिया, एक लो पिच दिया हुआ है, तो वेव डिस्टर्बेंस यहाँ पे मुझे डायग्राम में दिया हुआ है। तो वेव शेप फॉर लो पिच्ड साउंड, तो वो मुझे इस तरह गिवन है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर यहाँ से एक पॉइंट अगर मैं लिखूँगा, एक मैं यहाँ पे लाइन खींच दी इस तरफ दोनों में। ठीक है, अब एक सेकंड के अंदर इससे मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी, तो अब यहाँ से एक सेकंड के अंदर इससे ज़्यादा पास होंगे कंप्रेशन या और रिफ्रैक्शन, या फिर इससे ज़्यादा पास होंगे। तो सीधी सी बात है, इस वाली नीचे वाली वेव से ज़्यादा पास होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाई पिच है और ऊपर वाले का जो है लो पिच है। आते हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो साउंड ट्रेवल्स दो डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड का साउंड ट्रेवल करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग साउंड की स्पीड यहाँ पे गिवन है आपको कि मटेरियल के अंदर इतनी होती है। ठीक है, रबर के अंदर इतनी होती है, एयर के अंदर इतनी होती है, इस तरह से पूरे अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग सबकी स्पीड दी हुई है। तो जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर साउंड की स्पीड होगी। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इन सब में डेंस है, तो उसकी उसमें अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा है। रबर सबसे कम डेंस है यहाँ पे, तो उसके अंदर उससे सबसे कम स्पीड रबर के अंदर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैसेस में होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जब मैं देखूंगा तो वो होती है 331 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या होगा, 00 सेल्सियस, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और 344 मीटर पर सेकंड होती है 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी एयर के अंदर।
अब व्हेन a source emits sound with a speed greater than a speed of sound in air, it creates a sonic boom. अगर हम देखते हैं कि sonic boom क्या होता है, तो जब कोई भी जेट प्लेन उड़ता है, जब वो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करता है तो सॉनिक बूम दिखता है, उसी को हम बोलते हैं, एक ऐसा होता है भपका ऐसा निकलता है साउंड का, ठीक है, अचानक से बूम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस शॉक वेव्स विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो ऐसा क्या होता है, शॉक वेव प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ एनर्जी के साथ। दे प्रोड्यूस अ वेरी लाउड नॉइस विच इज़ इनफ टू शैटर ग्लास एंड डैमेज बिल्डिंग्स। यह साउंड इतना तेज़ होता है कि बिल्डिंग के कांच वगैरह भी तोड़ सकता है। तो आते हैं एको के ऊपर कि एको क्या होता है। तो द फिनोमेना वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एन एको। क्लैपिंग और शाउटिंग नियर अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन। अगर मैं कभी जाकर माउंटेन में चिल्लाऊँ अपना आवाज़, तो मेरे को दोबारा से मेरा साउंड अपना सुनाई देगा। क्यों सुनाई देता है, क्या होता है, साउंड जो वहाँ पे पहाड़ में पेड़ वगैरह होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट करके आता है। अगर यहाँ पे दीवार के सामने ही खड़ा होकर ऐसे लड़का चिल्ला रहा है, तो इसकी आवाज़ इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर बात वापस आ रही है, तो इसने अपनी आवाज़ को क्या किया, वापस सुन लिया, ठीक है। To hear distinct echo, the time interval between original and reflected sound must be at least 0.1 सेकंड। अब 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल और रिपीटेड साउंड का, तभी हमें एको सुनाई देता है। एज साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। अब 0.1 सेकंड तक हमारे ब्रेन के अंदर साउंड रहता है, इसलिए हमें 0.1 सेकंड का डिफरेंस चाहिए पड़ता है एको सुनने के लिए। इसलिए कभी हम स्मॉल रूम के अंदर एको नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है एको। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्लेक्ट सरफेस टू हेयर an echo should be minimum be 17.2 मीटर, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे पास, 17.2 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मल्टीपल एकोस कैन बी हर्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि हमेशा और ज़्यादा हमें एको सुनाई दे सकते हैं। मल्टीपल एको सुनाई क्यों देते हैं, क्योंकि जितनी बार हम रिफ्लेक्शन सुनाई देता रहेगा उतनी बार हमें एको सुनाई देते रहेंगे। आते हैं सोनार के ऊपर कि सोनार क्या होता है। तो सोनार होता है SONAR, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस। एक टेक्निक होती है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। द रेंज या ह्यूमन रेंज ऑफ हेयरिंग इज़ 20 to 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में ह्यूमन रेंज होती है हेयरिंग की। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड हैविंग अ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 के हर्ट्ज़। अब 20 के हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, स्कैनिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन स्कैन करने में, डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स के अंदर क्रैक करने में, और क्लीनिंग पार्ट्स वेयर डेट वर हार्ड टू रीच, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है उन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन और अंडर द सर्फेस ऑफ वाटर, इसमें भी सोनार का यूज़ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होगा, उसने एक अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करी और उससे टकरा के ज़मीन से वो वापस डिटेक्टर में पहुँची। अब क्या हुआ, यहाँ पे डी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे डी डिस्टेंस है। अब वो देखेगा कितनी देर के अंदर ये साउंड वापस जब यहाँ से ट्रांसमिट किया था और कितनी देर के अंदर ट्रांसमिट करने के बाद वापस लौट के आया है, तो उसने टाइम को मेज़र करेगा, और तो उसी से साउंड की स्पीड हमें पता होगी साउंड की पहले से, तो उसके द्वारा ये डिस्टेंस का नीचे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सोनार वर्किंग के ऊपर। तो सोनार वर्किंग मैंने आपको अभी समझाया किस तरह सोनार वर्क करता है। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर डिटेक्टर माउंटेड ऑन अ बोट और शिप। सोनार पे या तो एक ट्रांसमीटर डिटेक्टर दोनों लगे होते हैं, ठीक है, और ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड सेंड करता है सी पोर्ट सेंड बैंड के ऊपर, विच गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड पिक्ड अप बाय द डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड हमें इन वाटर में पहले से पता है, और डिस्टेंस कैन बी मेजर यूजिंग 2D इक्वल्स टू V इंटू टी। 2D इंक्लूड है क्योंकि वहाँ एक बार साउंड जा रहा है और एक बार साउंड वापस लौट के भी तो आ रहा है, ठीक है। तो और इक्वल्स टू V इंटू टी कर देंगे, तो दिस मेथड कॉल्ड एको लोकेशन और एको रेंजिंग इस मेथड को बोलते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन ईयर के ऊपर कि ह्यूमन ईयर में क्या क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं, क्या होता है उसका यहाँ पे डिटेल डायग्राम पूरा बनाया हुआ दिखाया गया है आपको किस तरह से ह्यूमन ईयर का पूरा डायग्राम होता है। अब इट इज़ मेनली इन्वॉल्व विद डिटेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसड्यूसिंग साउंड। डिटेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए हम हमारे ह्यूमन ईयर का यूज़ करते हैं। एंड मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारे बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी साउंड का ह्यूमन ईयर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी। अब आउटर ईयर और द विजुअल पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। अब आउटर ईयर जो होता है, एक विजुअल पार्ट हमें जो ईयर का दिखता है बाहर से, उसको बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग से सारा जो साउंड आता है वो कलेक्ट होता है, ठीक है, पिन्ना के थ्रू। एंड साउंड पासेस थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड ऑडिटरी कैनल।
अब वो एक कैनल से पास करेगा साउंड, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ऑडिटरी कैनल। ये बनी है ऑडिटरी कैनल, ठीक है। अब एयर ड्रम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स टू इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट साउंड वेव। अब यहाँ पे जब वो पहुँचेगा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बना है देखो, यहाँ पे जब साउंड पहुँचेगा तो वाइब्रेट करेगा इस मेम्ब्रेन को। वाइब्रेशन एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड फर्दर बाय 3-bone हैमर एंड एनविल एंड स्ट्रिप इन द मिडल ईयर टू द इनर ईयर। मिडल ईयर के थ्रू इनर ईयर के अंदर किस तरह से वहाँ पे वाइब्रेशंस हुए, उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करेगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह के अंदर, ठीक है। अब इन ईयर कॉल्चिया कन्वर्ट्स प्रेशर सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कॉल्चिया ने क्या किया, जो प्रेशर सिग्नल आ रहे थे उसने प्रेशर सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पर ट्रांसमिट हुए, ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट हुए, जिससे हमें समझ में आया कि क्या बोला गया है, ठीक है। आते कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल। ये आपको पहले बताया था कि स्कूल बेल जब भी हम बजाते हैं तो उस पर क्या होता है, वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन उससे जो निकलती है वो एयर के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का रीजन बनाती है, उसके थ्रू हमें साउंड सुनाई देता है। अब वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उनको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है, उनको इसलिए मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है क्योंकि वह कोई भी वर्क के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, इसलिए हम साउंड को भी क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन अ मून, विल यू एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड, नहीं, तो सुनाई देगा क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, विच भी प्रोवाइड डिटरमाइंस द लाउडनेस। तो लाउडनेस किससे समझ में आती है, लाउडनेस मुझे समझ में आती है एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। और पिच किससे समझ में आती है, तो पिच समझ में आती है फ्रिक्वेंसी से, जितनी ज़्यादा साउंड की फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा साउंड की पिच होगी। थैंक यू।